नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से न्यूज़ इन फोकस में अफेयर्स ग्रिड का एक बेहतरीन सीरीज़। तो दोस्तों रिसेंट में अभी काफ़ी एक न्यूज़ चल रही है कि भाई एलपीजी की शॉर्टेज हो गई है, बहुत ज़्यादा लोगों के घर में नहीं है, खाना बनाने के लिए सप्लाई ब्रेक हो चुकी है। तो इस सब चीज़ों के बीच एक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ये एक्ट काफ़ी सुर्खियों में है और लगातार कई बार ये न्यूज़पेपर में आ चुका है और इसको लेकर डिटेल एनालिसिस आज हम लोग करेंगे। इसका एक बेसिक बैकग्राउंड क्या है, उन चीज़ों को जानेंगे। तो जानने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर कोई समस्या हो या कोई सजेशन हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अभी रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं कि भाई यूएसए और इज़राइल, ईरान के बीच में, इन तीनों के बीच में चल रहा है वॉर, है ना? महायुद्ध सा छिड़ चुका है और तीसरे वर्ल्ड वार जैसी संज्ञा दी जा रही है इसको। और इन सब के बीच में हम लोग देख रहे हैं कि वेस्ट एशियन ऑयल सप्लाई रूट जो है, वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है और इस वजह से जो इंडिया है, इंडिया में जो ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, उनको इंडियन गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि भाई लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी के प्रोडक्शन को बढ़ाए ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन और ये किसके अंडर कहा है? ये आदेश दिया है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के अंडर। तो 1955 में ही ये एक्ट बन चुका था और इस एक्ट को हम लोग देख रहे हैं रेगुलर कि ये लगातार कई मामलों में, कई समय पर हमें न्यूज़ में भी देखने को मिलता रहा है। जबकि अभी रिसेंटली आप देखोगे कि यूएस ने अभी टेम्परेरी अलाउ किया है इंडिया को कि वो रशियन क्रूड ऑयल्स को खरीद सकता है। ठीक है, तो ये तो ख़ैर यूएसए का तो अलग ही मामला चल रहा है। वो अपने आप को एक विश्व गुरु या विश्व महाशक्ति में समझ चुका है कि अगर वो ये कहेगा तो खरीदेंगे, नहीं कहेगा तो खरीदेंगे। तो इसी बेस पर, इसी स्टेटमेंट पर जो है ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये भी कहा कि यूएसए अभी भीख माँग रहा है सभी से, ऐसा बोल रहा है कि भाई रशिया से ऑयल खरीद लो, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज़ पर जो है कब्ज़ा किया हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को रोका हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है। तो जो कंट्री पहले रशिया से क्रूड ऑयल खरीदने पर मना कर रहा था, वही कंट्री जो है इंडिया को प्रमोट कर रहा है, इंडिया को बार-बार बोल रहा है, अलाउ कर रहा है कि भाई जाके खरीदो। तो ये अपने आप में कंट्रोवर्सी है, एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी है, ताकि ग्लो और इनका कहना ये है कि हम ग्लोबल एनर्जी को एस्टेब्लिश यानी स्टेबलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, क्या है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट? तो ये एक्ट लाया गया था 1955 में, जैसा हमें दिख रहा है। और इस एक्ट के पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उद्देश्य ये था कि जो एसेंशियल गुड्स हैं, जो लोगों के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको फेयर प्राइस पर दिया जा सके और जो जमाखोरी है, ब्लैक मार्केटिंग है ना? आर्टिफिशियल शॉर्टेज जो क्रिएट किया जाता है कि भाई सप्लाई तो पूरी होती है ना? प्रोडक्शन पूरा होता है, लेकिन उसको क्या कर लिया जाता है? रोक लिया जाता है, उस प्रोडक्शन को रोक लिया जाता है, लोगों तक यानी पहुँचने ही नहीं दिया जाता। तो इसको कहा जाता है आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करना मार्केट में। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए लाया गया था एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 में, ठीक है? तो ये जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, इन सब चीज़ों से प्रिवेंट करती है और इसके साथ-साथ ये इस बात पर भी फ़ोकस करती है कि रिटेल इन्फ्लेशन को रोका जा सके, जो जमाखोरी हो रही है और इसके साथ-साथ ने ये मेंटेन रखता है नेशनल फूड सिक्योरिटी को। तो सीधी-सी बात है कि अगर हम इस जमाखोरी को रोक लें, ब्लैक मार्केटिंग को रोक लें, किसी भी चीज़ को लेकर, तो हम नेशनल फूड सिक्योरिटी को मेंटेन रख सकते हैं और रिटेल इन्फ्लेशन जो बढ़ता है, यानी जो महँगाई बढ़ती है खुदरा बाज़ार में, उसको भी रोका जा सकता है। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो अगर किसी प्रोडक्ट को एसेंशियल कमोडिटीज़ के अंडर ला देता है। और एक और बात ये है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ क्या होंगी, इसकी कोई एक प्रॉपर डेफिनिशन नहीं है। बस ये सेंट्रल गवर्नमेंट के विवेक के ऊपर है कि वो ये डिसाइड करता है कि कोई प्रोडक्ट किसी समय पर एसेंशियल हो सकता है क्या? तो ये उसके प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकता है, सप्लाई को कंट्रोल, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, उसका प्राइस क्या होगा और उसको स्टॉक करने का लिमिट क्या होगा। मान लिया कि भई गवर्नमेंट ने कह दिया कि भई एलपीजी के जो सिलेंडर है उसका मैक्सिमम 2 सिलेंडर ही आप स्टॉक कर सकते हैं। ठीक है, 2 सिलेंडर ही आप स्टॉक कर सकते हो। तो इस तरीके का स्टॉक लिमिट भी ये बना देता है। जो उसका ट्रेड होगा कैसे होगा, उसका प्राइस फिक्स किया जा सकता है। जिसको भी गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटीज़ में जिस भी गुड्स को डाला है, जिस भी प्रोडक्ट को डाला है उसको। और इसके साथ-साथ जमाखोरी को भी ये क्या करता है, रोकता है। और इसमें स्टेट को भी ये राइट है कि भई सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को भी ये कहता है कि वो अपने यहाँ पे ग्राउंड लेवल पर इस तरीके की जो गतिविधियाँ हो रही हैं उसको रोके, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो किसमें आता है, एसेंशियल कमोडिटी में आता है। तो एसेंशियल कमोडिटीज़ बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि हमें कोविड टाइम में भी देखने को मिला था कि 2020 में इसमें अमेंडमेंट किया गया था इसी वजह से। और अमेंडमेंट करके ये सेंटर की जो पावर है, कुछ स्पेसिफिक कमोडिटीज़ लाइक जैसे दाल हो गए, सब्जियाँ हो गईं या अनाज हो गए, है ना? आलू, प्याज़ और एडिबल सीड ऑयल एंड ऑयल्स तक ही थी। तो इससे आगे भी बढ़ाया गया, ताकि क्या हो सके कि भई जैसे
कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है, लाइक वॉर है, फेमाइन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइस है, और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि नेचुरल कैलेमिटीज है, लाइक जैसे कोविड टाइम था, तो उस टाइम पर इस जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को बढ़ाया गया था, पार्लियामेंट ने 2020 में इस एक्ट में अमेंडमेंट किया था। तो अभी आप देखेंगे जो एलपीजी है अंडर ईसी एक्ट आ चुका है, यानी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर आ चुका है, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंक्लूडिंग जो एलपीजी है इसको क्लासिफाइड कर दिया गया है क्या, एसेंशियल कमोडिटीज क्लासिफाई कर दिया गया है इस एक्ट के अंदर, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर। और इसके साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डायरेक्शन दिए हैं जितने भी ऑयल रिफाइनरीज हैं कि वो एलपीजी का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करे, ताकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है हाउस होल्ड को, डोमेस्टिक हाउस होल्ड को उन तक बढ़ाया जा सके और प्रायोरिटी पर रखा है। और इसके साथ साथ ये भी रखा गया है कि भाई जैसे फर्स्ट जो दिया गया है, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी गई है, डोमेस्टिक, और इसके साथ साथ डोमेस्टिक एंड जो सीएनजी पर चलने वाली गाड़ियां हैं उन तक सप्लाई 100% पहुंचनी चाहिए। इसी तरीके से आप अगर देखोगे तो सेकंड प्रायोरिटी जो दी गई है वो दी गई है किसको, कि जो फर्टिलाइजर है ना, जो फर्टिलाइजर कंपनियां हैं उनको उनको 70% तक जो है सप्लाई गैस की दी जाएगी। ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे कि जो नेचुरल गैस होती है उसमें क्या होता है, मीथेन होता है, और उसमें नाइट्रोजन मिक्स कर दिया जाता है तो बन जाता है अमोनिया, और ये अमोनिया ही यूरिया के रूप में जो किसान हैं वो खेतों में डालते हैं। तो यूरिया एक तरीके का फर्टिलाइजर है, हम लोग सब लोग जानते हैं कि ये प्रोडक्शन को तेज करता है और जमीन की उर्वरकता को, यानी फर्टिलिटी को बढ़ा कर रखता है। तो इस सेकंड पर इसको रखा गया है कि जो फर्टिलाइजर है उनको, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी गई है कि डोमेस्टिक एंड सीएनजी ट्रांसपोर्टेशन की जो चीजें हैं उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ये चीज को रखा गया है। एंड थर्ड जो है आप देखेंगे कि जो टी है, टी एंड मैन्युफैक्चरिंग है, टी एंड मैन्युफैक्चरिंग को रखा गया है जो कि 80% तक इसमें देखा गया। तो 70 और 80 का क्या मतलब है, देखो 70% का मतलब ये है कि लास्ट 6 मंथ में फर्टिलाइजर कंपनीज ने जितना गैस यूज किया था, ठीक है, उसके बेसिस पर 70% उनको गैस सप्लाई मिलेगा, यानी 100% नहीं मिलेगा। लेकिन डोमेस्टिक में इसको क्या किया गया है, पूरा कर दिया है, मतलब पूरा 100% ही दिया जाएगा। अब इसमें एक और बात की गई है कि भाई ज्यादा भगदड़ ना मचे, तो ये कहा गया है कि जो डोमेस्टिक गैस सप्लाई है, कनेक्शन है, उसमें आप 25 डेज में ओनली एक बार, है ना, ओनली वन टाइम आप क्या कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं, ताकि इससे क्या हो, इससे ये ना हो कि भाई सब लोग बुकिंग करते जाएं और स्टॉक कर ले अपने, है ना। तो स्टॉकिंग को कूल करने के लिए ये किया गया, ये भी एक रास्ता अपनाया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी जो एलपीजी है वो किस में आ गया है, एसेंशियल कमोडिटीज में आ चुका है। और इस वजह से जो है ये इन चीज़ों को बोला गया है कि भाई आप रिफाइनरीज को बोला गया है कि आपको क्या करना है, इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाना है, एलपीजी के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी डिसाइड कर दिया गया है कि कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट होगा अलग अलग सेक्टर्स में। ठीक है, तो दोस्तों ये था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, और इसको लेकर आपकी क्या राय है। और थैंक यू एवरीवन, मेरा नाम त्रिभुवन जय सिंह है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक यू एवरीवन वंस अगेन, नमस्ते, थैंक यू, जय हिंद।